आज है खींचने का दिन, मतलब पुल डे नहीं, सॉरी, बैक डे। पुल डे और बैक डे में बस ये फ़र्क है कि हम बाइसेप उस दिन ट्रेन नहीं करते हैं। एंड मेरा दिक्कत ये है कि मेरी एल्बो में इंजरी हुई है ओवर यूज़ की वजह से। बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ एंड ट्राइसेप वर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मतलब इंजरी ख़तरनाक नहीं है, ऐसी इंजरी है कि ठीक हो जाएगी। अभी मतलब हो गया है 2-3 दिन इंजरी हुए हुए, कुछ समय में ठीक हो जानी चाहिए। तो इस हफ्ते के बाद ठीक हो जाएगी। एंड काफ़ी लोगों को फील करने में दिक्कत होती है बैक, एक्चुअली टॉर्सो, क्योंकि बात यह है कि मोस्टली बिगिनर्स को आदत है अपना आर्म्स का यूज़ करने की डे टू डे लाइफ में। आर्म्स या शोल्डर ये यूज़ होते हैं चीज़ें उठाने में, इधर उधर करने में। तो जब आप जिम जाते हो स्टार्टिंग में, तो वो आपके टॉर्सो से, चेस्ट से, बैक से वो कनेक्शन सा नहीं बन पाता क्योंकि आदत नहीं होती है। तो उसके लिए मैं एक्चुअली बिगिनर्स को, ऐसे मेरे को एक क्लाइंट आया एकदम बिगिनर, उसको बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है क्या करना है। तो स्टार्टिंग में एक हफ्ता तो चलो नहीं होगा फील, वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है काफ़ी समय से, तो फिर मैं उनको स्ट्रेट आर्म की चीज़ें कराता हूँ जिसपे उनके हाथ बेंड ना हो पाएँ। तो हाँ, उसमें लोड सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। मेरा मतलब है स्ट्रेट आर्म, जैसे लाट पुल ओवर हो गया, ठीक है, रेयर डेल्ट फ्लाई हो गया। क्या है रेयर डेल्ट फ्लाई? बेसिकली रो मोशन है, हाथ सीधा करके। रो में हाथ बेंड होते हैं, रेयर डेल्ट फ्लाई में हाथ सीधा है। लैट पुल ओवर भी सेम है, लैट पुल डाउन वाला मोशन है, बस हाथ सीधा करके। ओके, हर दिन जिस टाइम मैं निकलता हूँ उसी टाइम की होती है स्कूल की छुट्टी। मैं और दिन 1 बजे निकला तो उस समय आज मैं सोचा जल्दी निकल जाता हूँ, 12 बजे तो अभी भी स्कूल की छुट्टी है। हर टाइम स्कूल की छुट्टी है शायद। और बिगिनर्स को लैट्स भी फील नहीं हो पाता बिल्कुल, तो उनके लिए एक एक्सरसाइज है कॉल्ड हेल्म्स रो। यूट्यूब करना, मेरा भी एक ट्यूटोरियल है शायद शॉर्ट्स में, या तो मैंने डाला नहीं है शायद शॉर्ट्स में अभी, पर यूट्यूब करके देखना। बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है। मतलब वो मेनली एक्चुअली लैट से कनेक्शन बनाने के लिए ही बनी है वो एक्सरसाइज। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो बैक बहुत ही अंडर रेटेड सा बॉडी पार्ट है। मतलब एक तो एस्थेटिक ही बहुत लगता है, वो पता नहीं चलता बिगिनर्स को ना। मोस्टली बिगिनर्स अपने आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर से ट्रेन करते हैं क्योंकि वो दिखते हैं आगे। बट जो बैक का एस्थेटिक है, अगर आप पे अच्छी थिक वाइड बैक है, थिक का मतलब आपकी अपर बैक काफ़ी डेवलप्ड है, ट्रैप्स, आपके रेयर डेल्ट वगैरह अच्छे खासे उभरते हुए बाहर आ रहे हैं, जो कि आपके वाइड रोज से ही आएंगे, इसमें आपकी स्कैपुला फ्री मूव करेगी। तो आप अलग ही मैस्कुलिन सा फिगर लगेगा, सबकी थोड़ी फटेगी सी आपसे, है ना। एंड अगर आपके लैट्स काफ़ी बड़े हैं तो आप बहुत वाइड लगोगे, है ना। तो भले ही एक्चुअली वाइड लैट्स का तो एस्थेटिक वो होता है, डिपेंड करता है कुछ लोगों पे कि उनको पसंद है, उनको वाइड रहना, उनको थोड़ा लीन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, और लीन भी हो सकता है वाइड लैट्स के साथ, बस सबका अलग अलग होता है। बट अपर बैक तो मुझे लगता है सबकी होनी ही चाहिए अच्छी। और मैंने एक वीडियो में बोला था आपका वेटेड चिन अप, वेटेड पुल अप ओपी एक्सरसाइज है, बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है। तो किसी ने पूछा था कि क्यों, क्या है वेटेड चिन अप में ऐसा कि वो ओपी, ओवर पावर्ड एक्सरसाइज है। तो मैंने उसका आंसर नहीं दे पाया कमेंट्स में, लेकिन मैं उसके बाद सोचा, क्योंकि मैं ये है कि बहुत बार ये होता है कि मैं किसी चीज़ में विचार कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ, फिर मुझे समय लगता है, मैं एक्चुअली ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, फाटक लगा है, फिर मतलब मैं समय लगता है, मैं उसके कंक्लूजन पे आता हूँ, फिर मेरे पास कंक्लूजन है, तो फिर बहुत बार ना मैं अपना विचारधारा ही भूल जाता हूँ कि मैं क्यों उस कंक्लूजन पे आया था, क्योंकि मेरे पास कंक्लूजन तो आ गया है। लेकिन जब कोई पूछता है तो मुझे दोबारा सोचना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों है वो ओपी। तो पहली बात तो एक्सेसिबिलिटी, सबके पास हो सकता है, ठीक है, सब लोग कर सकते हैं। चिन अप बार पे तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं घर पर, ठीक है। तो आप अगर पुलअप्स ही मार रहे हो तो बहुत बहुत ज़्यादा बैक डेवलपमेंट होगा आपका, ठीक है। एंड अगर आप हल्के हो, मान लो आप 60 kg के हो, 70 kg के हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा चिन अप मार लोगे। पहली बात उसकी टेक्निक अच्छी कर लो अगर आप मार रहे हो चिन अप वगैरह, क्योंकि अगर आपने उसकी टेक्निक अच्छी कर ली है तो आप उससे बहुत ही ख़तरनाक बैक बना सकते हो। एंड सारे वेरिएशन कर लो, मतलब वाइड वाला भी कर लो, नैरो वाला भी करना, वाइड वाला ऐसे भी लैट होगा, है ना, मतलब मोस्टली ओवरहेड में तो लैट होगा, पर सारे वेरिएशन ट्राई करो, चिन अप्स करो, सारे करो। और अगर आप हल्के हो, साथ में वेटेड बेल्ट भी लगा दो। तो अगर आप 60 के हो, अगर आप 20 kg ऊपर लगा के चिन अप कर रहे हो तो आपकी बैक बनने से कोई रोक नहीं सकता, बैक बाइसेप दोनों बन जाएगी। तो इसलिए है। एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में कितना उसका ट्रांसफ़र है,
इस एक्सरसाइज का। तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी, रेल वर्ल्ड ट्रांसफ़र, और क्या रीज़न है इसका अच्छा होने का? ऑफ कोर्स कूल दिखता है, सबसे ज़्यादा कूल एक्सरसाइज। अगर आप किसी जिम में जाओगे और कोई बंदा 3 प्लेट लगा के 20-20 kg की पुलअप मार रहा है मस्त फॉर्म के साथ 5 रेप, तो आपको लगेगा बंदा कूल है। ओके, फाटा खुल गया है, लेट्स गो। अब भागा दौड़ी होगी लोगों की। मतलब ये जो वेटेड चिन-अप्स, बारबेल रोज, इनको मैं समझता हूँ हथौड़े जैसा स्टिमुलस है। थका भी देते हैं बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को, तो आपकी ट्रेनिंग में और अगर आपको ऑप्टिमाइज़ करनी है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे आप उस थकावट से भी अडाप्ट हो जाते हो, एंड जब वो अडाप्ट हो जाते हो तो फिर आपकी वर्क कैपेसिटी भी बढ़ती है ना। लेकिन अगर आप प्रो बॉडी बिल्डर हो तो आपको ये मूवमेंट्स नहीं चूज़ करने चाहिए, क्योंकि आपको कंपटीशन नहीं कर रहा है। आपको कंपटीशन हर एक ड्रॉप ऑफ एनर्जी अपनी बचा रहा है, अपने फटीक, एंड फिर हर मतलब यूज़ कर रहा है उसको अच्छे से। तो लेकिन जो मुझे लगता है मेरी वर्क कैपेसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ बारबेल स्क्वाट्स, बारबेल रोज, ओवरहेड प्रेसेस, पुशअप्स, पुलअप्स यही करे हैं शायद 1 साल। ठीक है, डेडलिफ्ट्स ऑफ कोर्स यही करा है मैंने 1 साल, क्योंकि घर पे मेरे पास एक स्क्वाट रैक और डेडलिफ्ट बार और ऐसे 130-140 किलो की प्लेट्स थी बस। तो उससे हुआ ये कि मैंने इतना सारा काम करा, इतना फटीक से मैं अडाप्ट हो गया कि अब मुझे मैं मशीन से अगर वर्कआउट करके आऊँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने आज वर्कआउट करा है। मुझे लगता है हाँ, मतलब थोड़ा खेल के आया हूँ, बढ़िया। मीनवाइल आप चेस्ट सपोर्टेड एक हाथ से जो रो कर रहे हो अपने लैट्स के लिए, उसको मैं समझूंगा एकदम स्कैपल की तरह, कि वो एकदम से वो कर रहा है, सजा रहा है, मतलब छोटे से पार्ट पे फोकस कर रहा है। थ्योरेटिकली अगर आप सोचोगे क्या फ़र्क है, आपको मशीन से करना चाहिए या फिर बारबेल से करना चाहिए एज अ बिगिनर, तो थ्योरेटिकली कोई फ़र्क नहीं है। आप दोनों से कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम अमाउंट की मसल बनेगी। एंड मेरे पास जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ बैक करने के लिए स्टडीज़ नहीं है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ट्रेनिंग से, एंड जो मैंने और लोगों को ट्रेन करा है वो देख के, कि मैंने जिन लोगों को देखा है कि स्टार्टिंग में वो या तो एथलीट्स खुद थे, ठीक है, एंड या तो वो बारबेल्स हैवी ड्यूटी इन हथौड़े वाली ट्रेनिंग करी है उन्होंने बेसिकली, तो बाद में जब वो मशीन में आया तो उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ, हाँ उनकी ग्रोथ थोड़ी धीरे हुई है, थोड़ा समय लगा उनको, ठीक है, एकदम से वो ग्रो नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ी है, बट मसल इतनी जल्दी ग्रो नहीं हुई है। बट धीरे धीरे जब उन्होंने वापस ट्रांजिशन करा मशीन पे, तब जो उनके गेंस थे, क्योंकि न्यूबी गेंस तो सबके हो जाते हैं स्टार्टिंग फेज में, लेकिन जब वो अटक गए तो हमने मशीन्स का इम्प्लीमेंटेशन करा एंड एकदम से मसल ग्रोथ बढ़ी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक्चुअली मैं ही हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था, मैंने मशीन शायद 1 साल पहले ही यूज़ करना शुरू करे हैं। एंड उसका फ़ायदा यह है कि जब मैं बारबेल मूवमेंट सीखा हूँ, तो बारबेल मूवमेंट्स में टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए, मतलब बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं। बट जो आप ये करते हो मशीन से वगैरह, तो मोस्टली लोग ना समझते हैं ईजी है, एक मोशन तो है। लेकिन जो मैं बारबेल एक्सरसाइजेस की जो टेक्निकलिटी वाला माइंडसेट है, जब वो मैं मशीन्स में लेके गया, तो मैंने मशीन्स भी नेक्स्ट लेवल पे ही मतलब मास्टर करी, और जो मेरा कनेक्शन बना मसल से मस्त। अब मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको बारबेल्स करना है या फिर पहले मशीन करना है। जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, जिससे सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाओ, आपको वो करना है, सिंपल सी बात है। बट कंक्लूजन ये है कि आपको एक ही माइंडसेट में नहीं रहना। शायद अवतार में अंकल आयरो ने बोला था कि अगर आप अपनी सारी विजडम एक ही कुएं से ले रहे हो, तो वो धीरे धीरे स्टेल हो जाएगी, है ना, और आप और ओपिनियंस के लिए ओपन नहीं रहोगे और कुछ नया नहीं सीखोगे। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि सब करो, क्योंकि ये तो आपको, अगर आप जिम में जाना शुरू करा है तो होपफुली आप ये नहीं सोच रहे हो कि 6 महीने में आप कुछ कर लोगे या फिर आप छोड़ दोगे। होपफुली आप अपना हेल्थ, अपना लाइफ टाइम माइंडसेट के लिए सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आप लाइफ टाइम करने वाले होगे, तो समय है आप पे, सब कुछ ट्राई करो ना। एक्चुअली मियामोटो मुसाशी जी ने भी इस प्रकार की कुछ बात करी है, सारी मतलब विजडम। एक्चुअली उनकी बहुत अच्छी बुक है, बुक ऑफ 5 रिंग्स करके, पढ़ लेना, सिंपल रीड है। उसमें से मैं एग्जांपल देता हूँ उन्होंने किस प्रकार से बात करी है कि वो समुराय थे, वो मंक भी थे, बहुत ही खतरनाक आदमी। मतलब ऐसा बनने का मन करता है कि आप फ्रीली रोम करो दुनिया में एंड अपने एक्सपीरियंसेस से फिगर आउट करो चीज़ें। बट उनके एक्सपीरियंस में था कि अगर आप लॉन्ग स्वॉर्ड
मतलब जो लंबी स्वॉर्ड है उसके आप मास्टर हो चुके हो, तो उससे थोड़ी भी और प्रैक्टिस करना आपका टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने एक्सपर्ट हो लॉन्ग स्वॉर्ड में, तो मतलब आप शॉर्ट स्वॉर्ड जो छोटी वाली तलवार होती है जो साइड में रखते थे, उसमें आप कमज़ोर हो। तो अगर मान लो आप नैरो कॉरिडोर्स में आप लड़ रहे हो, तो वहाँ पे लॉन्ग शॉट काम नहीं आएगी अच्छी, क्योंकि वो लगेगी इधर उधर। लॉन्ग शॉट तो ऑफकोर्स काफ़ी लंबी होगी ना, तो वहाँ पे शॉर्ट शॉट काम आएगी। तो अगर कोई आपका एनिमी है, उसको पता है कि आप बहुत अच्छे हो लॉन्ग शॉट में, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, इसको ले जाओ नैरो एरियाज़ में, पेड़ों के बीच में यहाँ, एंड वो आपको हरा देगा। पॉइंट उसके बोलने का ये था कि अलग चीज़, अगर आपको आ गई लॉन्ग शॉट तो आप शॉर्ट शॉट में इन्वेस्ट करो, वो आ गया है तो फिस्ट में इन्वेस्ट करो, वीकनेस नहीं छोड़नी है। और यही माइंडसेट देख रहे हैं हम फिटनेस में भी, बोल रहा हूँ मैं कि ओके आपका बॉडी वेट 80 kg है, आपने 200 kg स्क्वाट कर दिया है, 230 kg डेडलिफ्ट कर दिया है, बेंच 150 kg कर दिया है, अब और क्यों बढ़ाना है? क्या आपको पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करना है? नहीं। अब आप वो बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका ईगो बूस्ट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ और लोगों से ज़्यादा है। एक लेवल आपने अचीव कर लिया है, ओके अब खुद को और चीज़ में चैलेंज करो। अब देखो आप कितना दूर तक भाग सकते हो एक उसमें, अब देखो आप 100 मीटर कितने कम टाइम में भाग सकते हो, अब आप देखो कि कितना ऊंचा कूद सकते हो, क्योंकि एक फिर स्टेल हो जाओगे आप, है ना। और लाइफ एक ही है ना। अब ये है कि आप एक लेवल पे पहुंच गए पावर लिफ्टिंग के। पावर लिफ्टिंग का मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है अगर आप बहुत अच्छे रनर हो तो आपको पावर लिफ्टिंग पे फोकस करना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ एक लेवल पे पहुंच गया फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टिंग के, तो फिर उसके बाद क्या फ़ायदा है कि अब आपको पता है कि अब कुछ नहीं करना, अब आपको प्लानिंग भी आ गई है पावर लिफ्टिंग की, अब आपको बस प्लान फॉलो करना है एंड सब्र रखना है, सालों सालों तक आपको बस करते रहना है एंड आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी और आपको पता है कैसे बढ़ेगी। ओके बस हम जिम के पास पहुंच गए, तो मिलते हैं। पहले एक्सरसाइज करेंगे हम वाइड रोज, क्योंकि मेरी मिड ट्रैप्स में वीकनेस है, मैं फोकस कर रहा हूँ उसी एक्चुअली मिड ट्रैप की वीकनेस की वजह से ही मेरी ट्राइसेप में एक्चुअली इंजरी हुई है, क्योंकि मेरी स्कैपुला अनस्टेबल हुई है और जब वो होता है तो एल्बो जॉइंट पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो मिलते हैं जिम में। ओके लास्ट सेट, बट लास्ट के कुछ रैप में मैं बैक हिलाने लग जाऊंगा थोड़ा सा आगे, स्टार्टिंग में तो अप रखूँगा, थोड़ा सा स्पाइनल इरेक्टर ट्रेन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड शायद लास्ट से कुछ रैप आधे भी हों, क्योंकि बैक की मसल्स ऐसी हैं कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन के पास होती हैं तो सबसे ज़्यादा वीक वहीं होती हैं। तो एंड में 3-4 आप आधे भी निकल जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटेंसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। वेट बढ़ा देते हैं थोड़ा। ओके दूसरी एक्सरसाइज लैट पुल डाउन, सेम ही ग्रिप को यूज़ करेंगे। मुझे एक्चुअली ये सबसे बेस्ट लगता है, ऐसे में थोड़ा शोल्डर में दिक्कत आती है, ये बेस्ट लगता है मुझे इंटेंसिटी पुश करने के लिए स्पेशली। तो लैट पुल डाउन ऑफकोर्स लैट्स के लिए जो हमने अभी करा ऊपर बैक के लिए, ऐसे मैंने बोला 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं बैक को। पहली हो गई लैट्स जो कि आपको विड्थ देगी, दूसरी हो गई अपर बैक जो ऊपर थिकनेस देगी, एंड थर्ड हो गई स्पाइनल इरेक्टर्स और लोअर बैक जो बीच में रन करती है पूरे स्पाइन के अक्रॉस, ये भी आपको थिकनेस देगी। तो ये लैट के लिए, इससे पहले हमने अपर बैक की करी थी। ये सर वार्म अप सेट था इसलिए करा ऐसे, वैसे ये पूरा ऐसा रखना कि पूरा टाइट रहे, ये अभी बहुत ऊपर है, इसमें एकदम खुद को अटकाना है, क्योंकि जब वेट भारी होगा तो ऊपर खींचेगा तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा।
तो इसमें भी देखोगे आप, मेरी स्कैपुला थोड़ी सी फ्रीली मूव होगी ऊपर नीचे, एंड मैं पीछे आते हुए थोड़ा सा पीछे लीन होऊंगा। जितना मैं पीछे लीन होऊंगा उतना अपर लैट पे थोड़ा फोकस होगा। अगर मैं एकदम सीधा रहूँगा थोड़ा सा लोअर लैट पर ज़्यादा आएगा, बट अगर आप बिगिनर हो तो ये सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, पूरा लैट हिट होता है हर मोशन में। मैं बस थोड़ा सा पीछे से जाता हूँ क्योंकि ईजी हो जाता है। जैसे मैंने बताया बैक की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के पास वीक होती हैं, तो अगर मैं थोड़ा बेंड हो जाऊँ, हल्का सा मोमेंटम यूज़ कर लूँ तो रेंज ऑफ मोशन पूरी हो जाती है। तो पढ़ते हैं पहला सेट फेलियर तक। लास्ट के 3-4 रैप आधे हाफ रैप भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेन है इंटेंसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। दो ही हम करेंगे रेयर डेल्ट फ्लाई केबल से। आप पे मशीन है रिवर्स चेस्ट फ्लाई, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी फिक्स्ड मोशन सा है वो, एंड उसमें थोड़ा स्ट्रेच भी अच्छा नहीं पड़ता। हाँ वो वाला वेरिएशन देखा है मैंने, इसमें साइड में बैठो वो मज़ा नहीं आता उसमें बिल्कुल। तो मैं केबल से करता हूँ, स्पेशली जब जिम खाली है एंड दोनों केबल अवेलेबल है तो यूज़ करो। जिम भरा हुआ भी आपको डोमिनेंस सेट करनी है तो दोनों ले लो। वैसे अच्छा टिकट नहीं है वो, बट इससे क्या रेयर डेल्ट ट्रेन होगी ऑफ कोर्स, जो कि अपर बैक का हिस्सा है। एंड इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये बात ये रेयर डेल्ट बहुत ही छोटी सी मसल है, तो अगर आप उस पर ज़्यादा लोड डालोगे, ज़्यादा वेट यूज़ करोगे तो ट्रैप्स एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, उसके कंपैरिजन में वो सारा लोड ले लेगी। तो आपको फिर टेक्निक इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। एक्चुअली रेयर डेल्ट और ये हाइपर एक्सटेंशन जो मशीन होती है लोअर बैक की, यही तो ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बाहर से पता नहीं चलेगा आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर मैं बाहर से देखूंगा आपको हाइपर एक्सटेंशन करते हुए, मुझे लगेगा कि हाँ सही कर रहा है, वो अंदर से ही आपको फील होगा, वो बाहर से देखने में बहुत मुश्किल होता है। हाँ ऑफ कोर्स अगर हद से ज़्यादा बुरा दिख रहा है तब तो कोई देख ही जाता है, लेकिन ये रेयर डेल्ट ट्रेन करेगा जो अपर बैक का हिस्सा है। तो लैट पुल डाउन के बाद मैं सीधे लैट वाला रोस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि लैट थोड़ा सा रेस्ट कर लें तब तक, एंड तब तक मैं अपने रेयर डेल्ट या अपर बैक को ट्रेन कर लूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सबसे अच्छा क्यों ये है कि पूरे टाइम से साइड से दिखाना चाहिए था, चलो नेक्स्ट शॉट में साइड से दिखाऊंगा। पूरे टाइम आपको इमेजिन करना है कि बाहर को पंच करना है, तो यहाँ पे मैं बाहर को पंच कर रहा हूँ, चेस्ट आउट है बाहर को। अब मैं यहाँ आया तो मैं वहाँ पे बाहर को पंच कर रहा हूँ, यहाँ आया यहाँ पे पंच कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते ना जब मैं यहाँ तक आऊँगा तो अगर मैं बाहर को पंच कर रहा हूँ तो हाथ मेरा पीछे नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने बार बार बताया कि ट्रैप्स का फंक्शन होता है ये स्कैपुला को आगे पीछे करना, तो आप अगर वो करने लग जाओगे तो ट्रैप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपको बेसिकली बाहर को पुश करना है पूरे टाइम, ये पंच आउटवर्ड्स। और दिखने में भले ही फर्क ना लगे आपको, लेकिन जो फील होती है एक्सरसाइज वो नेक्स्ट लेवल ही होती है ऐसे में। अच्छा साइड से दिखाता हूँ नेक्स्ट साइड, पहले वार्म अप कर लेता हूँ। ये स्टार्टिंग के वाइड रोज के 3 सेट करे थे, इसके भी 2 वर्किंग सेट करेंगे फेलियर तक। एंड हाँ ये पजामा एक्चुअली कुर्ता पजामा वाला पजामा है जो ढीला होता है, जीन्स और पैंट्स वगैरह अब फिट नहीं आती तो मैंने यही पजामे 7-8 ले रखे हैं। बट इसके 2 सेट और करेंगे। अब साइड से शायद आपको ज़्यादा समझ में आया जो मैं पंच आउट वाली टेक्निक, क्योंकि चेस्ट आउट एंड पंच आउट पूरे मोशन में गेम चेंजर। आप ट्राई करना खुद ही, खड़े होकर ट्राई कर लो। अभी चेस्ट आउट ऐसे आप बाहर रखो एंड ऐसे बस हाथ नहीं ले जाना, बाहर को बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करो, आपको खुद रेयर डेल्ट फील होगा खड़े खड़े बिना बैठ के। तो ट्राई करना। एक्चुअली म्यूज़िक भी एकदम रुक गया तो अभी आपको शायद ऑडियो क्वालिटी में दिखेगा डिफरेंस, दिखेगा पहले अलग अभी अलग, बट कोई नहीं। ओके पहला वर्किंग सेट करते हैं, दूसरा वाला मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बैटरी ख़त्म हो जाती है हर बार घर जाते जाते कैमरे की, मैं पूरी बात नहीं कर पाता हूँ। ओके एंड इसमें वेट भारी ले जाने का ट्रैप में मैं भी फंसा हूँ। ट्रैप क्या है, मतलब ज़रूरी होता है भारी भी ले जाना, 8 ट्रैप भी सही रहते हैं,
लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने नोट करा कि मैं कुछ ज़्यादा ही वेट्स के पीछे भागने लग गया हूँ, तो अब मैंने एक प्लेट कम करा है जितना मैं यूजुअली करता हूँ उससे। ओके, चेस्ट आउट, पंच आउट, और पूरा टाइम पंच आउट ऐसे। अगर आप सही में पंच आउट वाली क्यू को सीरियसली लोगे तो आपके स्कैपुलर रिट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगे, आप ट्रैप्स यूज कर ही नहीं पाओगे। बस उस टिप को सही में बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, दिल में रख लो ये बात। नेक्स्ट सेट में एक प्लेट बढ़ा के 4 रैप कम करूँगा, ज़्यादा रैप हुआ है। ऐसा खाली जिम मिलता नहीं है पता है कभी, लेकिन देखे रेयर डेल्ट में कुछ हैवी पंप। ये ट्राइसेप है। रेयर डेल्ट फ्लेक्स करना मुझे आ गया था, बॉडी फैट ज़्यादा तो दिखता नहीं है। कल ही मैंने फिगर आउट करा था कैसा था। हाँ ये है। हाँ अब मैं इतना फ्लेक्स कर पा रहा हूँ रेयर डेल्ट कि मैं इसे क्रैम्प कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। दिख नहीं रहा होगा लेकिन। तो अब आ गए हम मेरी फेवरेट लैट की एक्सरसाइज में, फ्रंट वाला रो। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, आगे से इस वाले मोशन में रेंज ऑफ मोशन बहुत ही कम है लैट की, बस ये बस यही है, ज़्यादा है नहीं कुछ। बस इसमें मुझे फोकस क्या करना है, पूरे टाइम चेस्ट आउट रखनी है। इसमें स्कैपुला आगे पीछे नहीं करना, इसमें स्कैपुला लॉक रहेगा, आगे ले जाना है। एंड इमेजिन करना है मैं एल्बो से ड्राइव कर रहा हूँ, एल्बो से ड्राइव करते हुए एल्बो को नीचे और बॉडी के पास चिपकाना है ऐसे, ठीक है। एंड एल्बो मुझे अपने हिप्स की तरफ ले जाना है, ये इन चीज़ों में फोकस करूँगा मैं। सिंगल हैंड से करूँगा कि मैंने स्टैक ख़त्म कर दिया है, तो मैं फुल स्टैक सिंगल हैंड से कर रहा हूँ आजकल। तो एक हाथ से करूँगा, वरना अगर आपने स्टैक ख़त्म नहीं कर रहा तो आप दोनों हाथ से करो ऑफकोर्स। एक्चुअली मैं वार्म अप सेट में आपको दिखाई देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड लैट्स में फोकस करने के लिए सीट हाइट थोड़ी ऊपर रखनी पड़ेगी ताकि आप एल्बो नीचे ड्राइव कर पाओ। सीट में नीचे होगी तो एल्बो मेरी ऐसे ऊपर रहेगी, मुझे नीचे ड्राइव करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए ओके, चेस्ट आउट है मेरी, ओके हाँ शीशे में दिख रहा है, आई चेस्ट आउट है और पूरे टाइम मैं बस ये आगे ले जाऊंगा और एल्बो को बॉडी के पास और पीछे, ये पास और पीछे, पास और पीछे, बस। ये तो कुछ ज़्यादा ही लाइट वेट है। दूसरा हाथ से अब जैसे वेट भारी होगा तो मैं स्ट्रैप्स का यूज़ करूँगा इसमें, क्योंकि इसमें देखो ग्रिप ऐसी वाली है, ऐसे पकड़ने वाली है, तो स्ट्रैप्स का यूज़ करता हूँ। फर्स्ट वर्किंग सेट में मिलते हैं। वही फैंटेसी है एक तरीके से, सभी किया सबकी है। हाँ खासकर पहाड़ों में ज़्यादा है लोगों को। हाँ मसूरी साइड के पहाड़ों में कैफे हो, हाँ कैफ़े हो, अपना आराम से आप आओ, 2-3 घंटे के लिए खोलो, पर वो चलेगा नहीं ना ऐसे। नहीं भाई ऑब्वियसली पैसा तो कमाना है। वही
ये आप पहुंच गए लोकेशन पे? लोकेशन भेजिए थी। तो बैक डे ख़त्म। कंक्लूजन में हमने करे 3 सेट अपर बैक वाइड रोज के, फिर हमने करे 2 सेट लैट पुल डाउन के, फिर एक्चुअली 3 सेट रेडियल फ्लाई, केबल रेडियल फ्लाई, एंड फिर 2 सेट लैट वाला रो के चेस्ट सपोर्टेड। अगर ये नॉर्मल पुल डे होता मेरा तो मैं एंड में 2 या 3 सेट बाइसेप के भी करता, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं बाइसेप नहीं कर रहा हूँ, एल्बो बेंडिंग थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ हल्की इंजरी की वजह से। तो अब हम करेंगे, आपको शीशे में शायद पीछे दिख रहा होगा, कार्डियो। हल्का इंक्लाइन, हल्का भी है नहीं एक्चुअली, 10 से 12 के बीच में इंक्लाइन, एंड 3 से 4 की स्पीड, 35 to 40 मिनट्स, एंड ऑफ कोर्स म्यूज़िक सुनते हुए या फिर पॉडकास्ट सुनते हुए, डिपेंड्स क्या होता है। एंड फिर अब मिलते हैं हम कार में। काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि कार्डियो ज़रूरी है क्या करना फ़ैट लॉस में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट इट हेल्प्स, है ना। हेल्प्स एज इन आप अच्छे बन जाओगे कैलोरीज बर्न करने में अगर आपका कार्डियो अच्छा है। अगर आपने ऐसे अडेप्टेशंस कर रखे हैं अपने हार्ट के कि आप काफ़ी ज़्यादा कार्डियो कर सकते हो, तो आप अच्छे बटर बर्नर, अच्छे कैलोरी बर्नर बन जाओगे। एक बार आप अच्छे कैलोरी बर्नर बन गए तो फिर लाइफ टाइम, हाँ लीन होने में आपको ज़रूरत नहीं है कार्डियो करने की, बट आई थिंक मेरे ओपिनियन में अगर आपको लाइफ टाइम लीननेस मेंटेन रखनी है एंड आप थोड़े मेरे जैसे हो, इसकी एपेटाइट ज़्यादा है, तो रेगुलर कार्डियो लाइफस्टाइल में अगर इंटीग्रेट हो जाए तो वो ओवरऑल बेनिफिशियल हो जाता। मैं नहीं बोल रहा हूँ ज़रूरी है, बट ओवरऑल ज़्यादा बेनिफिशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा आपको उस डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं बोलूँगा कार्डियो अब ज़रूरी नहीं है इंक्लाइन ट्रेडमिल करना है, बहुत बोरिंग। आइडियली रिकमेंड ये होगा कि कोई भी स्पोर्ट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लीस्ट फटीकिंग स्पोर्ट क्या होगा एक्चुअली, पिंग पोंग, है ना। ऐसा हो कि हार्ट बीट माइल्डली एलिवेटेड रहे फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ऐसा कोई स्पोर्ट हो, क्योंकि इसमें एन्जॉयमेंट का फैक्टर भी आ जाता है ना, आप मिस नहीं करोगे। अगर आप बॉडी बिल्डर और आपको मैक्सिमल रिजल्ट चाहिए तब तो एक्चुअली इंक्लाइन स्लो वॉकिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, है ना। अब मैंने समझा रखा है एक्चुअली कैसे बर्न होता है पिछले पुश डे में, आई थिंक एंड में ही यहाँ आके, तो वो देख लेना। एंड ओके, मिलते हैं फिर हम कार में अब। ओके, बॉडी वेट देखते हैं, गेट रेडी टू बी सरप्राइज्ड। ऑलमोस्ट 109 शूज़ वगैरह के साथ। हाइट मेरी 5'11" है, एंड 109 kg इज़ टू मच। चाहे मसल मास भी हो अच्छा खासा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड ये क्यों है? क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले ही इंडिया आया हूँ, कुछ समय क्या, एक साल हो गया अब तो। एंड जब से मैं आया हूँ तब से मैं बहुत खाना पेल रहा हूँ। इंडियन खाना मैंने शायद 10 सालों से ठीक से खाया नहीं है, तो अब वेट लॉस पे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा हेल्थ के लिए, क्योंकि अब एज भी हो रही है। मैं 27 ईयर्स का हूँ, तो जैसे जैसे 30 के पास जाऊँगा उसके बाद तो फिर वही है, वेट लॉस तो 30 के बाद भी हो जाएगा, बट मुश्किल होगा। अभी थोड़ा मैं कर सकता हूँ इजीली, तो गोल है 80 kg। एक्चुअली मैं 109 kg में भी चिनअप मार लेता हूँ, वेटेड चिनअप मारता हूँ मैं 10 kg अटैच करके 4x5, 4 सेट 5 रैप। तो आई थिंक स्ट्रेंथ इज़ गुड, बस आर्म्स ही वीकनेस है थोड़ा। एंड 80 kg तक जाते हैं, देखते हैं। 80 kg जाने तक पूरा साल लग जाएगा अगर मैं मसल मास मेंटेन करूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नेचुरल भी हूँ। अगर मैं थोड़ा अननेचुरल होता तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता। ओके, मैं कार्डियो से पहले सोचा वेट चेक कर लूँ, अब कार्डियो करते हैं। ओके, 40 मिनट्स कार्डियो डन। अब जा रहे हैं हम घर। एंड मैंने शायद आपको आवाज़ अलग सुनाई दे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने माइक अलग जगह पे लगाया है, एंड क्योंकि शर्ट पूरी गीली हो चुकी है, तो अगर मैं सेम जगह माइक लगाऊंगा तो माइक ख़राब हो सकता है। बट ये है कि कार्डियो करते समय ही पर्पस ऑफ लाइफ रियलाइज़ होता है। हाँ, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है यार? मतलब गाड़ी चल रही है तो चाबी तो होनी चाहिए। ओके, शायद बैग में होगी। ओके, मैं बोल रहा था पर्पस ऑफ लाइफ रियलाइज़ होता है कार्डियो करते वक्त, जो कि मुझे लगता है अपने पर्सनल ओपिनियन में है आर्ट्स, म्यूज़िक
क्रिएशन एंड एक्सपीरियंसिंग इट, है ना। क्योंकि और सब जो हमने सिस्टम्स बनाए हैं ये हमने सर्वाइवल के लिए बनाए हैं। फिर धीरे धीरे हम इतने अच्छे होते गए इसमें कि हमने सिर्फ सर्वाइव नहीं, हम उसमें हम थ्राइव भी करने लग गए। तो फिर हम उस रैट रेस में भूल चुके हैं कि एक्चुअली पर्पस क्या था। बट जहाँ तक मुझे लगता है क्रिएशन पर्पस है हमारा। क्रिएशन मतलब आप म्यूज़िक बनाएं, वीडियोस बनाएं। वीडियो इज़ मच कॉम्प्लिकेटेड अगर आप अच्छे से बना रहे हो, क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो सबका सेंसेशन आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और मतलब कोई भी म्यूज़िक सुनोगे, अब पता नहीं मुझे रैप में वो फील नहीं आता, मतलब मैं कोई भी म्यूज़िक सुनता हूँ तो आई गेट हेविली इनटू इट, वो फ्लो स्टेट में आ जाता हूँ मैं। एंड आई थिंक वही पर्पस है। जैसे एक बहुत ही बुरा सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको कि आप 1000 साल पुराने हो, ठीक है, 1000 साल पुराने उसमें चल जाओ एंड आपके यहाँ जंग है, ठीक है, आगे से आ गई है आर्मी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। आप बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हो लड़ने की, ठीक है, आपका मकसद ही ये रहा है कि आप योद्धा बनो बड़े से बड़े, ठीक है। आपने कभी तक प्रैक्टिस नहीं, अब रेल वॉर नहीं लड़ी, लेकिन ये पहली आपकी वॉर है। आगे आपके आगे 3000 लोग हैं एंड अब 2000 लोग हो, सारे ट्रेंड किलर्स, ठीक है। एंड ये और या पार है। इमेजिन करो आप बैटल फील्ड में हो, ठीक है, सबसे आगे फ्रंट लाइन में हो, और बहुत क्रिंजी का सिनेरियो, बट स्टे विद मी थोड़ा सा। और अगर आप यहाँ हार गए तो नॉट ओनली आप मरोगे, बट ऑल्सो जितने भी आपके लव्ड वंस हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, सब मार दिए जाएंगे। मेन मार दिए जाएंगे, वुमेन का शोषण किया जाएगा, ठीक है। ये नॉलेज आपको है एंड आप वहाँ पे हो, तो उससे ज़्यादा पर्पसफुल मोमेंट कौन सा है लाइफ में? क्या आप बता सकते हैं मुझे? उससे ज़्यादा डीपर पर्पस है नहीं कुछ लाइफ में। हाँ, बहुत ही बुरा सिनारियो है, इससे बुरा कोई सिनारियो है नहीं, बट जो आपके अंदर जो आएगा, जो इससे बड़ा पर्पस कुछ है ही नहीं। सर्वाइवल से बड़ा पर्पस कुछ नहीं है ना। लेकिन अब हम पे वो है नहीं, तो हम उसे म्यूज़िक के थ्रू, स्पोर्ट्स के टीम वर्क के थ्रू और आर्ट्स के थ्रू, इनके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। शायद नीचा ही था एक फिलोसोफर, या मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसने बोला था, बट किसी ने बोला था कि विदाउट आर्ट्स देयर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ। अब वो शायद काफ़ी एथियस्टिक पर्पस से बोल रहा था। अगर आप रिलीजियस लोग हैं तो आप काफ़ी, आपका पर्पस तो सेट है, आपको पता है ना, रिलीजन में विलीन हो जाना। बट देखा गया एक्चुअली पास से, क्योंकि हर रिलीजन फिलॉसफी की तरह ही शुरू हुआ है, एंड धीरे धीरे वो ह्यूमन इंटेंट, ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन करप्शन से ही रिलीजन थोड़ा करप्ट हो गया है। जो अभी चल रहा है दुनिया में, वॉर वगैरह, जो सारी बकचोदियाँ हैं, वो सारे ह्यूमंस की गलतियाँ हैं। रिलीजन एज अ फिलोसफी शुरू हुआ है, एंड हाँ, अगर किसी रिलीजन में कुछ खतरनाक गलत लिखा है, यहाँ लिखा है, तो वो उस समय ये था कि ऑफ कोर्स स्टार्टिंग थी फिलोसफी की, स्टार्टिंग में गलत फिलोसफीज़ भी होती हैं, है ना, तो वो परफेक्ट कर रहे थे वो काफ़ी समय से, लेकिन धीरे धीरे ख़राब हो गया है। बट अगर आप रिलीजियस हो काफ़ी, तो आई एनवी यू। मैं सही में होप करता हूँ कि मैं भी आपकी तरह हो पाता काश, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है रिलीजन। एंड देखा गया है, अगर पास्ट में भी आप देखोगे, एंड वैसे अगर पास्ट में भी देखोगे, तो सारे बड़े बड़े आर्ट्स के जो प्रोजेक्ट रहे हैं, बड़े बड़े म्यूज़िकल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ये मोस्टली रिलीजन से ही आए हैं। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में, एंड सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, डांसेस वगैरह पहले कहाँ टेम्पल्स वगैरह में होते थे। टेम्पल मतलब वो ऐसी जगह होती थी जहाँ पे सब मिलेंगे। सिर्फ टेम्पल्स नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी चर्चेस वगैरह भी, मॉस्क वगैरह भी, सब लोग मिलेंगे। अब हाँ, इस्लाम में शायद थोड़ा सा अलग है म्यूज़िक को लेके, मतलब इस्लाम में ये है कि उनका पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक है जिसमें भी वो विलीन हो सकते हैं, जिसमें वो पूरा अंदर से फ्लो स्टेट में आ सकते हैं। तो माई पॉइंट इज़, पर्पस ऑफ लाइफ इज़ कुछ ना कुछ आर्ट्स में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बोल रहा हूँ अपना इनकम का सोर्स आप छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, नहीं, एक सॉलिड इनकम का सोर्स ऐसा रख दीजिए कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं, थ्राइव कर लें।
ठीक है, उस बारे में कभी और बात करेंगे वो कैसे करना है। बट अगर वो सेट हो गया है तो कोई भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट पकड़ लीजिए, डांस पकड़ लीजिए, गिटार, कोई भी म्यूज़िक पकड़ लीजिए, अगर आपको लगता है सिंगिंग में इंटरेस्ट है वो पकड़ लीजिए, पेंटिंग, स्कल्पचर, चेयर मेकिंग, कोई भी कार डिज़ाइन, ग्राफिक, किसी भी चीज़ में। एंड अगर आप बोलोगे कि पैसे नहीं है भैया, ये नहीं है, तो 150 रुपये की बाँसुरी आती है, 150 रुपये की बाँसुरी खरीद ले भाई। आई एम नॉट जोकिंग, सही है, साइड वाली लेना, आगे वाली अच्छी नहीं लगती है, वो ले ले। बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है और सस्ती भी है। बट अपने क्रिएटिव साइड से टच में रहना ज़रूरी है, क्योंकि सबके अंदर होती है। अगर कोई बोले मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो वो गलत है, सब क्रिएटिव होते हैं। हाँ, सब अलग लेवल पे शुरू करते हैं। जैसे ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल कोई बंदा पैदा होते ही बहुत हाई जंप लगा सकता है ना, और कोई बंदा नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर दोनों को ओलंपिक्स में जाना है हाई जंप के लिए तो ट्रेनिंग दोनों को ही करनी पड़ेगी, है ना। जो नहीं लगा सकता है ज़्यादा हाई जंप, उसको थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, शायद उसके चांसेस कम हो ओलंपिक में सेलेक्ट होने के। क्रिएटिविटी सब में है। अब क्रिएटिविटी एग्जैक्टली क्या है, बहुत लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी लिंक्ड है एक दूसरे से। मतलब स्पिरिचुअलिटी ये है कि जितना आप अपने ओरिजिनलिटी से टच में रहोगे उतना आप ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक्सरसाइज मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक एक्सरसाइज थी उसमें, हर दिन सुबह करनी है वो, कि जैसे ही आप सुबह उठे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले उठ के 3 पेज लिख देना है। क्या लिखना है पेज में? एनीथिंग। अगर आपको नहीं पता है आपको क्या लिखना है तो आपको वही लिख देना है कि मुझे नहीं पता है मुझे क्या लिखना है ना। और जो भी दिमाग में आ रहा है फर्स्ट थॉट वो आपको लिख देना है। आपको स्क्रैबल नहीं करना, आपको कुछ साफ़ नहीं करना, इरेजर से कुछ मिटाना नहीं है। सब कुछ जो फर्स्ट थॉट है वही रहेगा, क्योंकि उस बुक में जो बोला गया है उसका बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट थॉट होता है वो सबसे ओरिजिनल थॉट होता है। फिर जो सेकंड थॉट होता है वो सोसाइटल चेंजेस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, इनके थ्रू फ़िल्टर होके आता है। थर्ड थॉट उससे भी ज़्यादा फ़िल्टर हो जाता है। और जो सबसे पहला थॉट होता है वो सबसे क्रिएटिव होता है। अब ये हो सकता है कि जो आपका पहला थॉट है वो इतना क्रिएटिव, इतना मज़ेदार ना हो, इतना मज़ा ना आए सुनने में उसे, बट ये होगा कि जैसे जैसे आप उस थॉट को प्रैक्टिस करोगे अपने पहले थॉट को, तो वो भी इम्प्रूव होगा, है ना। लेकिन आपको खुद से टच में रहना होगा, खुद से सच बोलना होगा। क्योंकि मेरा एक ही फंडा है कि लाइफ में सबसे झूठ बोल दो। वैसे नहीं बोलना चाहिए, उसमें कभी और जाएंगे, बट फिर भी अगर बोलना ही है तो पूरी दुनिया से झूठ बोल दो, बट खुद से कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही बुरा फंस जाओगे। एंड बात यह है कि जो लेज़ी एम्बिशियस लोग होते हैं हम जैसे, वो माहिर होते हैं मतलब किस चीज़ में, खुद से झूठ बोलने में। वो हर्ट करता है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ओके, तो हम घर पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। एक्चुअली ये दूसरा दिन है जब से मैंने ये लेग का डे डाला है। कल जो डाला था मैंने वो फर्स्ट डे था, ये आज दूसरा दिन है कट का मेरा। तो आई एम कटिंग इस बार सीरियसली लेंगे, और आप मेरी पूरी जर्नी देखेंगे, पूरा आप चेंजेस देखेंगे कि मैं ये डालता रहूँगा यहाँ पे। एंड न्यूट्रिशन की बात थोड़ा करेंगे, एंड मैं धीरे धीरे खाना भी आपके साथ शेयर करूँगा अपना, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन की बात भी हम धीरे धीरे कर लेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस वगैरह क्या होते हैं। एंड अगर आप पूरा देख पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप पूरा देख पा रहे हो, क्योंकि मुझे तो डाउट हो रहा है कि कोई इसे पूरा देख भी पाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है मुझे तो, है ना। मैं तो ऐसे रैम्बल में दिन रात कर सकता हूँ, लाइफ टाइम कर सकता हूँ, है ना। लेकिन हाँ, क्या पता आपको कुछ सीखने को मिले किसी पॉइंट पे, इसलिए मैं वो लगा दे रहा हूँ नीचे, चैप्टर्स है नीचे, ताकि आप चाहो तो आप एक चैप्टर पे जाओ, आप देख लो, एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि वर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये होगा कि अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करना शुरू कर दूँ तो। एंड हाँ, ट्यूटोरियल वीडियोस भी आएंगे। वो बात यह है कि मुझे जिम खाली नहीं मिलता है मोस्टली, तो फिर ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने में दिक्कत होती है जब जिम खाली नहीं होता है तो ये है कि सैटरडे को मुझे थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिम खाली होने की। लेग डे होता है ना, सब हो जाता नहीं है
तो मैं उस दिन वही रिकॉर्ड करता हूँ। मैं एक्चुअली एक ही दिन में जो अभी तक मैंने डाले हैं सारे ट्यूटोरियल मैंने एक ही दिन में डाल दिया था। तो मैं वो करूँगा, सैटरडे को सारे ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर दूँगा। एंड मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय।